शुभ संध्या मित्रों, आज हम संस्कृत साहित्य की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का जन्म 12वीं शताब्दी के आसपास बताया गया है। इनके पिता श्रीहीर हैं, माता मामल्ल देवी हैं। श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जैतचंद्र उनके श्रीहर्ष पर वक्रोक्त संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी उक्ति। इनकी रचना है नैषधीय चरित्र, जिसमें 22 सर्ग है। नैषधीय चरित्र बृहत्तई का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है, जिसमें नल दमयंती के परिणय से लेकर परिणय विवाह तक का सांगोपांग वर्णन है। हम आगे देख चुके हैं कि जो बृहत्तई में जिन रचनाओं की चर्चा होती है, प्रथम में किरातार जो नियम आता है जिसमें 18 सर्ग है, और दूसरा शिशुपाल वधम है जिसमें 20 सर्ग है, और नैषधीय चरित्र में 22 सर्ग है। ये तीनों बृहत्तई में आते हैं और दो दो सर्ग की बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें हम रस देखेंगे। इसमें सिंगार रस है। अंगीरस क्या है? सिंगार रस है। नैषधीय चरित्र में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नैषध को विद्वानों ने औषध या रसायन माना है। अब इसमें जो सर्गों की चर्चा हुई है, इसमें 22 सर्ग हैं। तो मित्रों, हम नल दमयंती की कथा बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे दोनों का एक दूसरों के गुणों को सुनते हैं और एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। फिर वो जो है नल दमयंती के पास हंस को भेजते हैं और फिर हंस आके उनके पास उनके गुणों की चर्चा करता है। जैसे आपने पद्मावती में हंस को वो देखा होगा, सुग्गे को, तोते को, उसी तरह इसमें हंस को दिखाया गया है। पहले सर्ग में नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना, नल का वन विहार करना, और सर्ग 2 में नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडीनपुरी जाना, और तीसरे सर्ग में हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। चौथे सर्ग में हम देखेंगे कि दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन, इनके पिता का नाम क्या था? भीमसेन था, द्वारा स्वयंवर का निर्णय होता है। और 5वें सर्ग में इंद्र, अग्नि, यम, वरुण का नल को दूध बनाकर दमयंती के पास भेजना। और छठे सर्ग में हम देखेंगे अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना और उनका सौंदर्य देखना, अदृश्य। और 7वें सर्ग में देखेंगे दमयंती का नक्सिक वर्णन है। नक्सिक मतलब सर से लेकर पाँव तक वर्णन किया गया है। और 8वें सर्ग में हम देखेंगे नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना। और 9वें सर्ग में नल दमयंती का वार्तालाप है। 10वें सर्ग में दमयंती का स्वयंवर वर्णन है। और 11वें 12वें सर्ग में देखेंगे सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाना। 13वें सर्ग में 4 देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन है। 14वें सर्ग में दमयंती का नल को वरण करना। और 15वें सर्ग में विवाह की तैयारी। 16वें सर्ग में विवाह संस्कार आदि। 17वें सर्ग में दमयंती से वियुक्त करने का श्राप, इनसे बिछुड़ने का श्राप मिलता है किसको? दमयंती को। 18वें सर्ग में नल दमयंती का प्रथम मिलन तथा काम कीड़ा का वर्णन है। और 19 से 22 सर्ग में नल दमयंती की दिनचर्या, देव स्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन है। नल दमयंती का विलास वर्णन है। नैषधीय चरित्र के सर्गांत स्वर्गों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। इसमें इन्हीं रचनाओं में कि अंतिम सर्ग मतलब मित्रों अध्याय होता है। हम देखेंगे जैसे सर्ग है, खंड है, परिच्छेद है और अनुच्छेद, इसका मतलब अध्याय ही होता है। और फिर इनके जो रचना है नैषधीय चरित्र के सर्गांत मतलब अध्याय के अंत के श्लोक में श्रीहर्ष ने अपनी निम्न रचनाओं का उल्लेख किया है। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंड खाद्य और गोडोर विष्कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति और शिव शक्ति सिद्धि, 9 सहशाक चरित्र, ये चंबुकाव्य मतलब होता है गद्य पद मिश्रित, गद्य प्लस पद मिश्रित। अब हम देखेंगे इनसे क्वेश्चन।
बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो हम देख चुके हैं कि ये सारे महाकाव्य हैं बृहत्तरी वाले। बृहत्तरी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं। किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, ये भारत की रचना है। और दूसरा स्थान आता है शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग है, ये माघ की रचना है। नैषधीय चरित्र, इसमें 22 सर्ग है, ये श्रीहर्ष की रचना है। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित प्रश्नावलियाँ। बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो कुमार संभव, ये कालिदास की रचना है। और श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता? तो भी हम देखे हैं वैदर्भी रीति की प्रधानता है। किस महाकाव्य को विद्वानों ने औषधि माना गया है? तो नैषधीय चरित्रम को। नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरित्रम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो नैषधीय चरित्रम। श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ, श्रीहर्ष द्वारा नैषधीय चरित्र होना चाहिए। श्रीहर्ष द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? नैषधीय चरित्र। श्रीहर्ष द्वारा नैषधीय चरित्र, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है मुझे लगता है। ये मालती माधव नहीं है। इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है? तो नैषधीय चरित्रम है। श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है? तो वक्रोक्त संप्रदाय। और वक्रोक्त संप्रदाय मित्रों किसका है? कुंतक जी का है। किसका है? कुंतक जी का है। और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का है। अलंकार भामा का है। श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं? तो 12वीं शताब्दी के हैं, हम आगे देख चुके हैं। दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में उल्लेख है? तो 10वें सर्ग में, 10वें सर्ग में है। अब हम देखेंगे महाकवि भास। ये भास जी कालिदास के पूर्व के हैं, मतलब कालिदास के पहले के कवि हैं ये। महाकवि भास, समय इनका 450 ईसा पूर्व के लगभग बताया गया है। भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। ये देखिए क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदर पूर्वक लिया है। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को ही है। जैसे हिंदी में जयशंकर प्रसाद को जाता है नाटक, रामकुमार वर्मा को जाता है, और वैसे ही इनको एकांकी लिखने का श्रेय भास को जाता है संस्कृत में। भास ने 13 नाटक लिखे हैं। प्रतिज्ञा योग गंधरायण, इसमें 4 अंक हैं। और स्वप्नवासो दत्तम, इसमें 6 अंक हैं। पंचरात्र, इसमें 3 अंक हैं। बालचरित्र 5 अंक हैं। प्रतिमा नाटकम, इसमें 7 अंक है। अभिषेक नाटकम, इसमें 6 अंक है। अविमारक, इसमें 6 अंक है। चारुदत्त 4 अंक है। चारुदत्त ये कथा अधूरी है। भास की मृत्यु के कारण ये नाटक पूरी नहीं हो सकी, मतलब इनकी अंतिम रचना थी, इसलिए अधूरी रह गई है। अब एकांकी इनका देखेंगे। औरुभंगम एकांकी, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभाण, मध्यम व्यायोग। हम देख सकते हैं ये सारी रचनाएं महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत पर। और अब इनका हम भास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। प्रतिज्ञा योग गंधरायण, इसमें 4 अंक है। इसमें उद्ययन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। स्वप्नवासोदत्ता में 6 अंक है। मंत्री योग गंधरायण का वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई, इस प्रवाद को फैलाकर उद्ययन का पद्मावती से विवाह कराने का वर्णन है। इसमें पंचरात, इसमें 3 अंक है। इसमें यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज दे दो का वर्णन है। लेकिन पांडव करते क्या है, ये दुर्योधन देते नहीं है, इसीलिए तो महाभारत हो गया। और बाल चरित्र, इसमें 5 अंक हैं। इनमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा का वर्णन है। किसमें? बाल चरित्र में 5 अंक हैं। प्रतिमा नाटकम, इसमें 7 अंक हैं। इसमें रामायण की कथा
का संक्षेप में वर्णन है। अभिषेक नाटक, इसमें 6 अंक है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्धकांड मतलब लंका कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। अभिमारकम, इसमें 6 अंक है। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। चारुदत्त में 4 अंक हैं। इनमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वैश्या की प्रणय का वर्णन है, जिसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक लिखा और भास की कथा को पूर्ण किया। भास के 2 नाटक हैं, स्वप्नवासोदत्तम व प्रतिज्ञा युगंधरायण, ऐतिहासिक घटना पर आधारित। ये दोनों ऐतिहासिक घटना पर आधारित हैं। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। भास की शैली कैसी है? वैदर्भी है। हमें जहाँ तक पता है कि वैदर्भी रीति लगभग महाभारत पर ही आधारित होती है। जहाँ महाभारत का उपयोग होता है वहाँ कैसी शैली अपनाई जाती है? तो वैदर्भी अपनाई जाती है। उनकी शैली के गुणों 3 गुण विद्यमान है: प्रसाद, माधुर, ओज। जहाँ वीर की चर्चा होती है, वीर रस की, वहाँ ओज होता है। जहाँ जो है श्रृंगार रस या प्रेम भाव दिखाया जाता है वहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। जहाँ मिश्रित होता है वहाँ प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है। भास की शैली देखें तो वाल्मीकि रामायण पर विशेष प्रभाव पड़ा है और भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। जैसे मुख्य छंद इस प्रकार है: अनुष्टुप, बसंतिल का, शार्दुल, विकृत, उपजाति और मालिनी, पुष्प, ताग्रा और वंशस्थ। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वेश रस की प्रमुखता है। अब इनसे संबंधित हम प्रश्नावलियाँ भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो भास जी हैं। और कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो मृच्छकटिकम है, क्योंकि सूत्रक की रचना है। संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भास 450 आ जाएंगे, फिर कालिदास आएंगे, भभूति आएंगे, श्रीहर्ष आएंगे। भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? तो चारुदत्तम की है। भास ने कितने एकांकी लिखे हैं? तो भास 5 एकांकी लिखते हैं। इनके एकांकी की संख्या कितनी है? 5। एकांकी मतलब एक अंकीय नाटक। भास ने किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? तो प्रतिमा नाटक में। और महाकवि भास की शैली कैसी है? तो वैदर्भी है। वैदर्भी पांचाली में हम रामायण महाभारत का प्रयोग करते हैं और वैदर्भी में हम रामायण का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको है? तो भास को है। सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको है? तो भास को है संस्कृत में। इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है या निर्भर है? तो स्वप्नवासोदत्तम। प्रतिमा नाटक में अंक है 7। निम्नलिखित में से एक कृत भास रचित नहीं है? तो महाभाष्यम। अब हम राजशेखर को देखेंगे, जिनका समय 10वीं शताब्दी है। और राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता आमत दर्दुक या दुहीग हैं, माता इनकी शीलवती हैं, पितामह अकाल जलद हैं। राजशेखर की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी। राजशेखर शयो थे। राजशेखर महिपाल के आश्रित थे। शैली इनकी गौड़ीय हैं। राजशेखर कालिदास हर्ष और भवभूत से प्रभावित थे। इनकी रचना देखते हैं। राजशेखर ने 4 नाटक लिखे हैं। बाल रामायण, जिसमें 10 अंक है। बाल भारत 2 अंक अपूर्ण रचना है। और विधसौल वंचिका, इसमें 4 अंक है। कर्पूर मंजरी 4 अंक है। यही फेमस है। इनकी कर्पूर मंजरी राजशेखर की फेमस है। बाल रामायण हम देखेंगे, इसमें 10 अंक है। ये 10 अंकों का ये एक महानाटक है
इसमें राम कथा वर्णित है तथा रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। बाल रामायण का प्रत्येक अंक एक नाटिका के बराबर है, जिसमें 741 पद हैं। कितने? 741 पद हैं। बाल भारत या प्रचंड पांडव, इसमें 2 अंक हैं। इसमें द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी चीरहरण की घटनाएं वर्णित हैं। ये अधूरीकृत है। बाल भारत इनकी अधूरीकृत है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रचंड पांडव। बेधस शालभंज का इसमें 4 अंग हैं। इस शास्त्रीय दृष्टि से एक नाटिका है जिसमें राजकीय परिणय क्रीड़ा वर्णित है। कर्पूर मंजरी इसमें 4 अंक हैं। ये 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। रूपक में लगता है 10 बताए गए हैं। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। सट्टक की भाषा कैसी होती है? तो प्राकृत होती है। इसका कथानक राज परिवार की परिणय क्रीड़ा से संबद्ध है। यह नाटक राजशेखर की प्रसिद्धि का कारण है। कर्पूर मंजरी। राजशेखर ने 2 नाटक और माने जाते हैं। हरविलास, यह नाम अज्ञात है। राजशेखर की अंतिम तथा सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा है। क्या है? काव्य मीमांसा। अब इनसे संबंधित हम प्रश्नावलियाँ भी देखेंगे। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो बाल भारत। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। राजशेखर का कौन सा नाटक अपूर्ण है? तो बाल रामायण है। बाल रामायण नाटक में 2 अंक हैं। राजशेखर की किस नाटक में द्रौपदी चीरहरण की घटनाएं वर्णित हैं? तो बाल भारत या प्रचंड पांडव। इनके 2 नाम हैं, प्रचंड पांडव। प्रचंड पांडव। इनमें से किस नाटक में रामायण की कथा का वर्णन है? बाल रामायण। राजशेखर कितने नाटक लिखे? 4। राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है? तो इनकी काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा है। काव्य शास्त्रीय रचना इनकी क्या है? काव्य मीमांसा है। राजशेखर की प्रसिद्धि का कारण नाटक है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर हैं। अब हम डंडी को देखेंगे इसी कड़ी में। अब डंडी को हम देखते हैं। इनका 600 के लगभग समय माना गया है। डंडी के विषय में जो कुछ जीवन चरित्र संबंधी सामग्री प्राप्त होती है, उनका एकमात्र आधार अवंती सुंदरी कथा है। उनके अनुसार डंडी किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचयिता भारत के प्रपौत्र थे। क्या थे? भारत के प्रपौत्र थे। भारत का ही नाम दामोदर माना जाता है। इनके पुत्र मनोरथ थे। मनोरथ के 4 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र वीरदत्त था। वीरदत्त के पुत्र डंडी थे। तो ये देखिए, भारत इनके क्या हैं? भारत के ये प्रपौत्र हैं, मतलब प्रपितामह। तो देखिए, भारत दामोदर, फिर इनके पुत्र मनोरथ हुए, इनके पुत्र वीरदत्त हुए और वीरदत्त के पुत्र डंडी हुए। अब इनकी माता गौरी थी और इनके पिता वीरदत्त हैं। डंडी की कृतियाँ देखेंगे। 10 कुमार चरितम काव्यादर्श, जो काव्य शास्त्रीय है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये। अवंती सुंदरी कथा, जिनके आधार पर ही इनके बारे में चर्चा मिलती है। छंदो विचित्र, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य, वचक कटिक। कुछ विद्वान इसे भी डंडी की कृत सिद्ध करते हैं। वैसे है नहीं, वैसे ये शूद्रक की है, लेकिन कुछ विद्वान इसे सिद्ध करते हैं कि इन्हीं की रचना है। 10 कुमार चरित्र मूल भाग में केवल 7.5 राजकुमारों का वर्णन है। काव्य शास्त्र, जो इनका काव्य दर्शन की रचना है डंडी की, ये अलंकार शास्त्र पर आधारित है। अवंती सुंदरी कथा, जिसमें डंडी का जीवन चरित्र है, इनकी रचना डंडी ने कांची में की थी। डंडिना पदलालित्यम। डंडी का पदलालित्य गौरव का विषय है। मतलब डंडी किसके लिए फेमस है? पदलालित्य के लिए। जैसे उपमा के लिए कालिदास और अर्थ गौरव के लिए भारवी और माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। शैली जो है इनकी, आचार्य डंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। ये किसके जन्मदाता हैं? अभी हमने देखा
कि जो है भास एकांगी के जन्मदाता हैं और दंडी किसके हैं, गद्य शैली के जन्मदाता हैं। संस्कृत में दंडी वैधर्वी शैली के कवि हैं। दंडी आदर्शवादी नहीं है, ये कैसे हैं, यथार्थवादी और व्यवहारवादी हैं। और दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। कैसे हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। इनके बारे में हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। काव्य दर्श के रचनाकार कौन है, दंडी है। कौन सी रचना कालिदास क्या नाम कालिदास की नहीं है, तो 10 कुमार चरितम नहीं है, क्योंकि ये किसकी रचना है, ये दंडी की रचना है। और कला परिच्छेद ये दंडी की है। दंडी की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है, तो काव्यादर्श है। इनकी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है, तो दंडी की है। और इधर हम इन कोड का मिलान करेंगे। 10 कुमार चरितम दंडी, नैषधीय चरित्र त्रिहर्ष, उत्तर रामचरितम भवभूति। अब हम देखेंगे कला परिच्छेद किसकी है, दंडी की है। और दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं, अलंकारवादी हैं। काव्यादर्श दंडी की है। अवंती सुंदरी दंडी की है। पद लालित के लिए दंडी फेमस है। दंडी किस शैली के हैं, तो वैदर्भी शैली के हैं। दंडी कवि हैं यथार्थवादी। यथार्थवादी मान लीजिए आ जाता है व्यवहारवादी, तो हम व्यवहारवादी भी लगाएंगे। ठीक। परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता कौन है, तो दंडी है। परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता कौन है, दंडी है। द्विसंधान काव्य किसका है, तो दंडी का है। आगे हम देखेंगे भवभूति का। भवभूति को हम देखते हैं। भवभूति दक्षिण भारत में पद्मपुर के निवासी थे, जिनका गोत्र काश्यप था और मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। भवभूति पद्यवाक प्रमाणज्ञ कहे जाते थे। इनके पिता नीलकंठ है, माता जतुकर्णी या जातुकर्णी। इनका समय भवभूति का समय लगभग 680 से 750 ईस्वी तक मानना उचित है। भवभूति संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। कालिदास के बाद भवभूति ही सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। भवभूति करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एको रसा करुण एव। इनकी रचना भवभूति के 3 नाटक हैं। रचना क्रम की दृष्टि से हम देखते हैं। पहले इन्होंने मालती माधव लिखा, जिसमें 10 अंक हैं और श्रृंगार रस प्रधान है। महावीर चरित में 7 अंक वीर प्रधान है, वीर रस प्रधान है। और उत्तर रामचरितम जिसमें 7 अंक हैं और करुणरस प्रधान है। हम देखते हैं महावीर उत्तर में ये 7 हैं और महावीर और रामचरित्र 7 में उतरते हैं, मतलब 7। और जो मालती माधव हैं इसमें 10 अंक है। अंक पूछ लिए जाते हैं कि किस रचना में कितने अंक हैं, तो हमको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि किसमें कितने अंक हैं। मालती माधव में 10 अंक हैं। इनमें मालती और माधव का मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और प्रेम और विवाह का वर्णन है। प्रणय का वर्णन है। ये भवभूति का प्रथम नाटक है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता है। इसमें गद्य पद दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। हमने पहले ही बताया, जहाँ गद्य और पद्य मिश्रित उल्लेख किया गया हो जिस रचना में, तो सो गद्य पद्य मिश्रित को हम चंबू काव्य कहते हैं। और महावीर चरित में 7 अंक हैं। इस नाटक में राम के विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। ये भवभूति का दूसरा नाटक है। इसमें वीर रस प्रमुख है, अतः ओज गुण प्रधान। हमने पहले ही बता दिया, जहाँ वीर रस होगा वहाँ ओज गुण ही होगा। इसमें राम कथा के अनुकूल अनुष्टुप छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। उत्तम रामचरितम में 7 अंक है। इसमें रामायण के उत्तर कांड की कथा वर्णित है। जब हम रामायण देखते हैं वाल्मीकि रामायण, तो उसमें उत्तर कांड जो है उसमें इसी रचना में उत्तरकांड का ही चित्रण हुआ है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। जब वन से राम सीता वापस आते हैं तो ध्रुवी द्वारा वार्तालाप सुनते हैं, तो सीता का परित्याग करते हैं। फिर राम का विलाप दिखाया गया है और फिर कैसे वो ऋषि के आश्रम में लवकुश होते हैं। फिर राम के द्वारा सीता को निर्दोष साबित किया जाता है। इन सब की 7 अंक में वर्णन हुआ है। प्रथम अंक हम देखते हैं, रामचित्र वीथी से सीता को विवाह लेकर अग्निशुद्धि तक के चित्र दिखलाते हैं। जब सीता आती है वहाँ से लंका से,
रावण के पास है तो इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, उसी का चित्रण इसमें हुआ है। लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग कर देते हैं राम जी। दूसरे अंक में वन में लव कुश का जन्म दिखाया गया है, राम का अश्वमेध यज्ञ शंभू का वध किया गया है। और तीसरे में देखेंगे राम का पंचवटी में पुनरागमन और अश्वमेध यज्ञ में सीता की प्रतिमा रखना, ये बड़ा फेमस है। ये कहीं हमने देखा था, एग्जाम में पूछा गया कि राम का पंचवटी पुनरागमन किस अंक में है, तो तीसरे अंक में है। और चौथा अंक हम देखते हैं वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति, जनक, कौशल्या आदि का आगमन, बालक लव का दर्शन, अश्वमेघी अश्व को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान, पाँचवें में लव द्वारा जंबक अस्त्र का प्रयोग, चंद्रकेतु और लव का युद्धार्थ तैयार होना। और छठा अंक है लव और चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध, राम का आगमन, युद्ध बंद होना, कुश का आगमन, राम का अनुमान की लव कुश सीता के पुत्र हैं। सातवें अंक में देखेंगे वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक का अभिनय, सीता को निर्दोष सिद्ध करना, लव कुश और सीता से राम का मिलन हो जाता है। उत्तम रामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इनकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित है। ये करोड़रस प्रधान नाटक है। तीनों नाटकों में भवभूति अपने आप को पद वाक्य प्रामाणज्ञ कहा है। संस्कृत, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो है भवभूत अपने आप को क्या कहे हैं, तो पद वाक्य प्रामाणज्ञ कहा है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। उनके मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तम रामचरितम, इन तीन नाटकों में उत्तर रामचरित में ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है, जिसमें भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणत प्रज्ञ कहते हैं। भवभूत ने उत्तर रामचरित में करुण रस ही माना है। भवभूत ने उत्तर रामचरित में करुण रस ही माना है। तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रसः से होता है और इसकी समाप्ति करुण एकह रसा करुण एव से होती है। भवभूत गौड़ीय रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मालती माधव महावीर चरित में गौड़ीय रीति को अपनाया है और उत्तम रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है। मतलब ये दोनों शैली इसमें दोनों रीतियाँ हैं इस रचना में। भवभूति का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भवभूति अपने आप को वैश्वाक कहते हैं। ये ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य, ओज, इन तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। भवभूति ने उत्तम रामचरितम में केवल सौर सेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किंतु भवभूति ने उसका परित्याग किया है। कालिदास ने दिया है, भवभूति नहीं देते हैं, उसका परित्याग करते हैं। अब इनसे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक क्या है? महावीर चरित्र है। एको रसा करुण एव किसने कहा है? तो भवभूति ने कहा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से। देखिए पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया है। एको रसा करुणेव भवभूति का है। और हम देखेंगे करुण के रस राजतत्व का प्रतिष्ठापक है तो उत्तर रामचरितम है। भवभूति का मूल नाम त्रिकंठ है। भवभूति की रचना का नाम उत्तम रामचरितम। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किसने की? तो उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो वीर है। संस्कृत के किस कवि को एको रस करुण ये वह कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो भवभूति ने। पद्य वाक्य प्रामाणज्ञ कहे जाते हैं भवभूति। मालती माधव में 10 अंक हैं। भवभूति के किस नाटक में 7 अंक हैं? तो महावीर चरित में। मालती माधव रस में श्रृंगार रस है। भवभूति अपने आप को कहते हैं परिणत प्रज्ञ। गौड़ी रीत के सर्वश्रेष्ठ भवभूति हैं। भवभूति की किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ीय रीति का मणिकांचन संयोग है? उत्तम रामचरितम। उत्तम रामचरितम में किस अंक में लव कुश का जन्म मिलता है? तो दूसरे अंक में। भवभूति के कितने नाटक लिखे हैं? तो भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं।
उत्तम रामचरित्र में रामायण के किस कांड में की चर्चा हुई है या कथा वर्णित है? तो उत्तम उत्तरकांड की एको रसः करुणी ये किसका कथन है? तो भवभूति का है। अब हम देखेंगे बाणभट्ट को। बाणभट्ट बाण सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभापति थे, सभा पंडित थे। बाण पांचाली रीति के लेखक हैं। कृतित्व बाणभट्ट के मुख्य रूप से 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, हर्षचरित, कादंबरी। हर्षचरित ये महाकवि बाण की प्रथम रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास है, उच्छ्वास मतलब अध्याय। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रथम उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री के मिलन तक का वर्णन करते हैं। और हर्षचरित महाकवि बाण की प्रथम एवं अपूर्ण कृति है। देखिए हम देखते आ रहे हैं इधर 3-4 कवियों की लगभग एक अपूर्ण रचना है। कादंबरी जो है बाणभट्ट की पौड़ और अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। इसमें देखिए चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 पीढ़ी। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं। हर्षचरित में कितने अध्याय हैं? 8 हैं। बाणभट्ट की प्रथम कृति हर्षचरित है। बाणभट्ट किस रीति के लिए लेखक हैं? तो पांचाली हैं। फिर हम देखेंगे शूद्रक। शूद्रक वास्तविक नाम सिमुक या शूद्रक वैदर्भी रीत के कवि हैं ये। और मृच्छक कटिकम इनकी रचना। इसमें 10 अंक हैं। इस नाटक में कितने अंक हैं? 10। और ये रूपक का एक भेद या प्रकरण है। एक प्रकार, एक भेद या एक प्रकरण है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का बसंत सेना नायिका है नामक गणिका वैश्या से प्रेम का वर्णन है। इसके नायक कौन है? चारुदत्त हैं और नायिका बसंत सेना है जो गणिका है मतलब वैश्या है। दोनों का प्रणय या प्रेम दिखाया गया है। और फिर देखेंगे विशाख दत्त। इसमें मुद्रा राक्षस, इनकी कृति का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। और हर्ष देखेंगे। फिर हम हर्ष की रचना है। इन्होंने 3 नाटक लिखा है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। और प्रियदर्शिका में 4 अंक की नाटिका है। रत्नावली में 4 अंकों की नाटिका है। और नागानंद इसमें 5 अंकों का नाटक है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए एक ट्रिक व्यवस्थित बनाया था कि हर्ष प्रिय को नवरत्न देता है। हर्ष जो है अपनी प्रिय को नवरत्न देता है। तो प्रिय हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, रत्न देता है तो रत्नावली हो गया, और नव मतलब नागानंद। अब जयदेव को हम देखेंगे। जयदेव एकमात्र इनका मुख्य ग्रंथ है गीत गोविंद और प्रश्नावलियाँ हैं इनकी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है मृच्छकटिकम, क्योंकि ये मृच्छकटिकम शूद्रक का है। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या है? श्रीमुख है। और मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। और चारुदत्त और बसंत सेना के प्रेम का वर्णन किसमें मिलता है? तो मृच्छकटिकम में मिलता है। अभी ये तो हो गया आपका संस्कृत साहित्य। अब आपको टीजीटी पीजीटी के लिए व्याकरण देखना है तो व्याकरण आप देख सकते हैं सर्वज्ञ भूषण जी का। वो व्याकरण बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। हमको तो जब हम इसका एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमको शब्द रूप और धातु रूप याद करने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन उनका वीडियो देखकर हमें सब कुछ याद हो गया था और हम ऐसे क्वेश्चन हम कर भी पाए थे। तो आप व्याकरण के लिए उनका देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।